These my dollars make it hurt. Hey everyone, welcome back to the channel. I am Parth, your chemistry educator, and I am now a second year chemical engineering student at NIT Rourkela. तो guys, वापस से आ जाते हैं अपने इसी चैप्टर पे, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है उसे फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सो दैट यू पीपल नेवर मिस एनी अपडेट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फुल ऑन एनर्जी के साथ. जैसा कि आपको पता है कि हम हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक कोट से स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज कोट इज ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स. दिस इज वेरी ट्रू गाइज. मतलब ये कोट मैंने इसलिए डाला था क्योंकि अभी क्या मतलब सिचुएशन ऐसी है कि सब लोग घर पे ही है, घर से पढ़ाई हो रही है, कोई ज़्यादा अपन हॉस्टल वगैरह जा नहीं पा रहे हैं, तो घर पे क्या एक थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन रहता है कि अपन अपने हिसाब से उठते हैं, अपने हिसाब से सोते हैं, अपने हिसाब से कभी भी टीवी देख लेते हैं, अपने हिसाब से फ़ोन चला लेते हैं. तो यार ये जो अपना कंफर्ट जोन है ना गाइस, अगर हम इसमें रहेंगे ना तो कभी भी अपन अपने सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे. मतलब डेफिनेटली ऐसा होता है. हम लोग कितनी बार सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर चला लो, बस ये थोड़ी देर ही आपको आपकी जो डिज़ायर्ड रैंक है, जो डिज़ायर्ड कॉलेज है, उससे पीछे कर देगा. इसके लिए गाइस बिल्कुल फुल ऑन जान लगा दो यार. अपनी पढ़ाई चल रही है, 11th-12th की स्टडीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करेंगे और आगे तो फिर लाइफ में मज़ा ही मज़ा है. सो लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट स्टार्ट किया था. लास्ट लेक्चर एकदम बेसिक सा था. उसमें अपन ने एटम, मॉलिक्यूल, हमने कंपाउंड, एलिमेंट, इसके बारे में पढ़ा था. हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, उनका क्लासिफिकेशन देखा था. और आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साइंटिफिक नोटेशन और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो गाइज ये लेक्चर मतलब मैंने ऐसा प्लान किया है कि जो फर्स्ट चैप्टर है दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट इन 3 और 4 लेक्चर्स. ठीक है, तो जो सेकंड लेक्चर है इट इज़ लाइक थोड़ा थियोरेटिकल जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है. बाकी जो इसके लॉज है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये जो लॉज आज हम सीखने वाले हैं, जो साइंटिफिक नोटेशन हम देखने वाले हैं, वो आपको थ्रू आउट 11th एंड 12th काम आने वाले हैं, इन फिजिक्स ऑल्सो एज वेल एज इन केमिस्ट्री. तो गाइज आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना. तो स्टार्ट करता है. सो फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो जैसे कि आपको पता है कि प्रॉपर्टीज 2 टाइप की होती है. फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी. सो गाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बेसिकली अपनी क्या हो जाती है. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि यार मैटर बाहर से कैसे दिखता है, और फिर आप देख लो उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, और उसकी वॉल्यूम क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है. ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई. ठीक है, जो हम देखने पे थोड़े बहुत टेस्ट करके समझ सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. ठीक है, उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज. कोई भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हमको तब पता चलती है जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं. जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब अपने को पता चलता है कि इस मैटर की प्रॉपर्टी कैसी है. जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है कि कंबशन हो गया. जैसे कुछ रहते हैं, कुछ मैटर ऐसे रहते हैं जो कंबशन में सपोर्ट करते हैं, कुछ जल जाते हैं, कुछ उसको अपोज करते हैं. ठीक है, सो कंबशन हो गया. फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज ऐसी रहती है, जैसे मतलब अपन ने रिएक्शन करवाया कोई भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, CO2 बन गया. ठीक है, सो लाइक ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, लेकिन जब रिएक्शन हुआ CO2 बना तो CO2 यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशन में. तो केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कि जब केमिकल रिएक्शन हमने किया तब अपने को समझ में आया कि अच्छा ये बेसिकली बिहेव कैसे करेगा. मतलब उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज कि अगर सामने कोई और सब्सटेंस आने वाला है तो इसका रिएक्शन कैसा रहेगा, मतलब व्हाट इट इज गोइंग टू बिहेव विद अदर्स, वो हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो हम मतलब थोड़े ऐसे बेसिक टेस्ट करके, जैसे अगर अपने को वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी जाननी है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर को बॉईल कर दो, विल गेट कि मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो स्टीम में इट इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने को पता चल जाएगा. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको थोड़े से टेस्ट करवाने पड़ते हैं. जैसे अगर आपको देखना है कि CO2 का नेचर कैसा है, वो एसिडिक की बेसिक है, तो फिर आपको लिटमस टेस्ट करना पड़ेगा. आपको इससे कोई मतलब बेस से रिएक्ट करवाओ, तो ऐसे करके आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का पता चलता है. ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. थोड़ी सी इजी है तो आपको मज़ा भी आएगा. सो नाउ सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे जो रहती है उसको, अपने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है उसे मेजर. तो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जब हम मेजर करेंगे तो उसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ती है एक यूनिट की. जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मेरे को इसकी लेंथ मेजर करनी है तो मेरे को एक यूनिट चाहिए कि मैं इसको सेंटीमीटर में मेजर करूँ या मीटर में मेजर करूँ. ठीक है, तो ऐसे जो आपका SI है, SI जिसमें मतलब सारे जो आपके वो होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनको मेजर करने के लिए यूनिट्स दी है. तो SI ने कंसिडर किया है देयर आर टोटल 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल क्वांटिटीज. ये अपनी सारी
बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और इसके बेसिस पे मतलब ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज हम दूसरी चीज़ों को मेजर करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि यार मुझे तो डेंसिटी मेजर करनी है, तो डेंसिटी इज नॉट अ फिजिकल मतलब फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। डेंसिटी इज फिजिकल क्वांटिटी बट इट इज नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमको इनमें से किसी को यूज करना पड़ेगा तब जाके हम डेंसिटी पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इट्स लाइक ये जो 7 प्रॉपर्टीज है ना, इनसे और बेसिक कोई नहीं है, मतलब दिस आर टोटली बेसिक। अगर अपने को कोई हायर लेवल पे जाना है तो इन्हें यूज करके हायर लेवल पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एरिया भी मेजर करते हो तो आप बोलोगे यार यहाँ तो एरिया है ही नहीं, मतलब एरिया कैसे, तो एरिया क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यहाँ पे अपनी यूज हुई लेंथ वाली फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो सातों है ना, ये सारी बेसिक्स है। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इनको यूज करके हम दूसरी चीजों को मेजर करते हैं, ठीक है। सो दिस आर कंसिडर्ड एज 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बाय एसआई, जिसमें फर्स्ट है आपकी लेंथ। लेंथ का सिंबल रहता है स्मॉल एल और इसकी यूनिट रहती है मीटर, मतलब ये एसआई यूनिट है, मतलब लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं। और एसआई यूनिट इसलिए यूज होती है क्योंकि देखो गाइस, पहले क्या था कि पहले जब इन प्रीवियस टाइम्स मतलब 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी, तो उसमें ऐसा था कि कंट्रीज ने अपने अपने सिस्टम, जैसे फ्रांस ने उनका सिस्टम डिसाइड किया था, अमेरिका ने उनका सिस्टम डिसाइड किया था, इंग्लैंड ने उनका सिस्टम डिसाइड किया था। तो फिर ऐसा था कि जब मतलब थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तब समझ में आया कि यार एक्सपेरिमेंट जब सब कर रहे हैं तो फिर डिसाइड हुआ कि अपने को एक ऐसी चीज मतलब यूनिट ऐसे डिफाइन करनी है जो सबके लिए सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे मेरी कोई यूनिट बना ली है और मैं उससे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, तो जो दूसरी कंट्री में उनको कैसे समझ में आएगा कि मेरी यूनिट्स का क्या है। तो इसके लिए जो एसआई है उसने डिसाइड किया है कि देयर विल बी 7 यूनिट्स विच विल बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये सबको अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे हैं या फिर कोई भी अपन एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहे हैं तो अपने को इनको यूज करना है सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन, मतलब दूसरे लोग हमारी रिपोर्ट्स पढ़ के ही समझ सकें। तो इसके लिए हमने ये फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट डिजाइन मतलब डिफाइन कर दी है, ओके। सो लाइक लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है। यहाँ तक तो एकदम क्लियर था, आपको पता ही होगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक करंट उसकी होती है एम्पियर। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, दैट इज टी, उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर होता है मोल में। मतलब अब गाइस बिल्कुल ध्यान रखना, ये मैं आपको ना मेरा मतलब एकदम मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। लाइक मैंने जब जेई दी थी ना, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें क्वेश्चन था, उसमें इट वाज रिटन गिव द अमाउंट ऑफ NaCl, ठीक है। तो मैंने आंसर रिपोर्ट किया था 3, ठीक है, क्योंकि मेरे को याद था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने उसमें 3 मेंशन किया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब आंसर किया ही ना तो उसमें मैंने देखा था कि आंसर कुछ ग्राम में दिया था। तो मेरे को तो पक्का याद था कि यार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पूछा है तो वो तो मैं मोल में रिपोर्ट करूंगा। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए क्लेम किया था कि मतलब मेरे को इसमें मार्क्स मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल यूनिट लेके एक्सप्रेस किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था। तो जब मैंने क्लेम किया तो मेरे क्लेम को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और मुझे इसके मार्क्स मिले। तो गाइज ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। यहाँ तक कि फिजिक्स में तो एक चैप्टर रहता है मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो कभी कभी एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से ठीक हो जाते हैं। इवन नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अपने को सिर्फ अपन ने ध्यान दिया अगर क्वेश्चन में, अपन ने डायमेंशन समझ लिया, यूनिट्स देख ली, तो ये आधी चीजें क्लियर हो जाती है। तो इसके लिए यूनिट्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपन इसको मोल में मेजर करते हैं, मतलब अपन ऐसे बोलते हैं ना कि ये हाइड्रोजन है तो अपन ऐसे नहीं बोलते कि 2 kg हाइड्रोजन रखा है, अपन देखते हैं कि 2 kg में मोल कितना है, फिर अपन बताते हैं कि अच्छा दिस मच मोल ऑफ हाइड्रोजन इज केप्ट, ऐसा करके रहता है सीन, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं कैंडेला में। इसका वैसे इतना ज़्यादा काम नहीं आता, बाकी अपने को ये वाली क्वांटिटीज़ का, ये 6 क्वांटिटीज़ का बहुत काम है, ये भी याद रखना कभी क्वेश्चन आ गया तो। हाँ, और गाइज जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि अब हमारा थोड़ा सा फोकस, जैसे आपकी पैटर्न चेंज हुआ है, आपकी टर्म 1 एग्जाम आने वाली है तो उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जैसे कि हमने वापस से 0 से पूरा स्टार्ट किया है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो आपके टेबल्स है मैं कहीं और से नहीं, डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से लूँ। मैंने खुद ने पूरी एनसीईआरटी बुक रीड करी है, मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये टेबल मिल जाए, सो दैट आपको थोड़ा फेमिलियर लगे कि जब आप एनसीईआरटी बुक रीड करोगे ना तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा सीन था। और हम जो सीक्वेंस है वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है कि एनसीईआरटी में अगर ये टॉपिक दिया उसके बाद ये दिया है तो वैसे ही चल रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है। फिर ये भी एनसीईआरटी बुक के डायरेक्टली टेबल है, मतलब ये यूनिट थोड़ी काम में आती है। जैसे जब अब क्या होता है, अब कुछ जैसे सपोज मेरे को अब केमिस्ट्री में तो आप देखेंगे कि जो कोई सब्सटेंस है उसका अगर वेट है तो वो छोटा भी होता है। सपोज ऐसा होता है कभी कभी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 0.00012 मोल है, ठीक है। तो यार अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखता है, देयर इज अ स्पेसिफिक नोटेशन जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में।
सो उसको हम वैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक नोटेशन में। तो उसके लिए हमें ना हमेशा कोई एक स्टैंडर्ड नंबर लेते हैं और 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखते हैं। अब जब आप इसको 10 टू द पावर n में लिखोगे तो ये तो ऑब्वियसली 10 की पावर नेगेटिव में आने वाली है, क्योंकि ये 0.00 कुछ है। तो आपको गाइज ये भी तो पता होना चाहिए कि आप लिखोगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो पता है कि जैसे 10 टू द पावर -1 को बोलते हैं DC, 10 की पावर 1 को अपन बोलते हैं डेका, फिर वो धीरे धीरे से 10 स्क्वायर को लेंगे किलो, 10 स्क्वायर को हेक्टो, फिर 10 टू द पावर 3 को किलो बोलेंगे, जैसे 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। मतलब जो 10 की पावर 3 है ना, 10 टू द पावर 3 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। तो यहाँ से डराइव मतलब ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली किलो। वैसे ही फिर सेंटी होता है, मिली होता है, माइक्रो होता है, नैनो होता है, पिको होता है, फेम्टो होता है, ऐसे करके। तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब मेरा एक सजेशन है कि आप 10⁻15 तक याद कर लो, मतलब फेम्टो तक इज ओके, इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब 10⁻15 इज ओके। और यहाँ पे भी आप 10 टू द पावर यहाँ तक 18 तक कर लो, या मतलब 15 तक भी कर लो तो भी आई गेस इट वुड बी ओके। मतलब आप ट्राई करो कि 10⁻−15 से 10⁻+15 तक के जो आपके प्रीफिक्स है आपको याद हो जाए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कितनी बार हम स्पीड वगैरह जो रहती है ना, अपने को ऐसा रहता है जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड इज नॉट द SI यूनिट। हमारे इसमें जो लेंथ है उसको मेजर, मतलब उसकी जो SI यूनिट है वो मीटर रहती है। तो जो 3 लाख आपका है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं मीटर में। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। जैसे अभी हमने देखा कि किलो इज 10⁻3, तो 3 इंटू 10⁸ आता है आपका मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप है ना इसको, अगर सपोज यहाँ पे आपका 10⁹ होता है गीगा, और अगर क्वेश्चन में आ गया रिपोर्ट योर आंसर इन गीगा, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 10⁻मतलब 9 में कन्वर्ट करना है। मतलब व्हाट यू डूइंग, यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 एंड यू आर डिवाइडिंग बाय 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3 गीगा मीटर्स। ऐसे तो ये समझ में आ गया। गीगा जब लिख दिया तो इट इज क्लियर कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10⁹9 आ गया, ठीक है। सो दिस वॉज कि आपको टेबल समझना है, सो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, जिस पे आज हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं। सो इस फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखने वाले वेट एंड मास। तो गाइज ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कभी कभी ये कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन में बदल जाता है, तो उसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मास। मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मैटर, ठीक है, और उसको हम मेजर करते हैं केजी में। एंड नाउ व्हाट इज वेट। तो वेट इज बेसिकली फोर्स। मतलब वेट वो फोर्स है दैट अर्थ एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अर्थ जो फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट कर रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट, और एज इट इज़ अ फोर्स इसकी यूनिट होगी न्यूटन, ठीक है। तो गाइज अब एक बेसिक सा डिफरेंस हम मतलब समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप वेजिटेबल मार्केट जाते हो, तो अभी भी आप देखते होंगे कभी कभी वेजिटेबल मार्केट में कुछ कुछ जो वेंडर्स रहते हैं वो यूज़ करते हैं एक बीम बैलेंस, जिसको हम हिंदी में तराजू बोलते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, एक तरफ वो उनके पास वो मेजर्स होते हैं, वो जिसको हम बाट बोलते हैं, वो एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ हम बोलते हैं कि मतलब भैया हमें 2 किलो सब्जी देना है, तो वो 2 किलो मेजर करते हैं बाट से, ठीक है। तो रिमेंबर वन थिंग, हमेशा बीम बैलेंस और एक होता है फिजिकल बैलेंस। बीम बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस, ये 2 चीज़ें होती है। फिजिकल बैलेंस आपको आपकी फिजिक्स लैब में इजीली मिल जाएगा। फिजिक्स लैब में जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है वो फिजिकल बैलेंस की हेल्प से होती है। इससे अपने को मिलता है मास। द रीज़न इज वो जो आपका तराजू होता है ना, उसमें क्या होता है, यहाँ पे एक पैन रखा होता है और यहाँ पे एक पैन रखा होता है। तो जब आप यहाँ पे वेट रखते हो और फिर यहाँ पे आपकी वेजिटेबल्स रखते हो मेजर करने के लिए, तो इस वाले पे भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है और इस वाले पे भी मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट जो इसके ऊपर है और जो इसके ऊपर है ग्रेविटी का इफेक्ट, वो दोनों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना मास है यहाँ पे उतना ही मास आएगा। तो ये बेसिकली मास मेजर करता है। इसके लिए जब हम वेजिटेबल लाते हैं तो अपन बोलते हैं कितने कि हाँ 2 किलोग्राम कोई भी वेजिटेबल चाहिए या 3 किलोग्राम चाहिए, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, तो वो अपने को बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस की हेल्प से हम मेजर करते हैं मास। और जो आपकी होती है वेइंग मशीन, मतलब अभी कभी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो या फिर कभी फिजिक्स लैब में भी आप देखोगे, एक होता है स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है, मतलब स्प्रिंग बैलेंस के नीचे हम यूजुअली एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट मुझे याद है अभी भी जो हम 9th-10th क्लास में करते थे, एक बायेंट फोर्स का, जब बायेंसी मेजर करनी होती है तो एक बॉब जैसा रहता है, हमको उसका वेट मेजर करना रहता है बेसिकली, तो हम फिजिकल बैलेंस पे उसको लगा देते हैं। तो फिजिकल बैलेंस अपने को पता चलता है कि इसका वेट कितना है। तो जो वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस अपने को देता है ना, वो आंसर आता है न्यूटन में, दैट कम्स इन न्यूटन, क्योंकि वो आपका फोर्स मेजर कर रहा है।
ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार हम जैसे कभी कभी वेट भी मेजर करते हैं, तो हम वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं अपना वेट मेजर करने के लिए, और अपन तो ऐसे आंसर करते हैं कि हाँ मेरा तो वेट 50 किलोग्राम है या 60 किलोग्राम है, ऐसा करके। तो वो बेसिकली जो आपका वेइंग मशीन है ना, उसमें सेटिंग वैसी रहती है कि वो आपको है ना, मतलब जो भी आंसर आया है, जो आंसर है उसको 10 से आपको 10 या फिर जो 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू है 10 या फिर 9.8 उसे डिवाइड करके आपको बताएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपका मास कितना है। वैसा सीन रहता है, मतलब कुछ कुछ जो आपकी वेइंग मशीन है वैसे सेट रहती है ऑलरेडी, कि आपको जो भी यहाँ पे वेट निकला आपका वो न्यूटन्स में रहेगा, उसको आप 9.8 या फिर 10 से डिवाइड करोगे तब जाके आपको आपका मास पता चलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल सीन ऑफ वेट एंड मास। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। Moving on to the second physical property, that is volume. So volume is basically capacity that a utensil, or you can say capacity of the substance, that is volume. Like एक ग्लास है आपके पास, तो उस ग्लास में आप सपोज 25 ml वाटर डाल सकते हो। ऐसे तो मैंने बहुत कम बताया है, ग्लास में मतलब अराउंड 200 ml भी आ जाता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि एक छोटा सा कप समझ लो, एक छोटे से कप में आपके पास 25 ml आया है, ठीक है। सो दिस इज वॉल्यूम, कि इसमें कितनी फ्री स्पेस है, इसकी कितनी कैपेसिटी है चीज़ों को अंदर लेने की, ठीक है। सो दिस वॉज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का आपको पता है कि लाइक आपके पास सपोज एक क्यूब है, मतलब वॉल्यूम इज, जैसे हमने वॉल्यूम में मेजर करने के लिए यूज़ की फिजिकल क्वांटिटी, जो आपकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, हम लेंथ का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको वॉल्यूम मिलता है। इसलिए जो वॉल्यूम की यूनिट है दैट यूनिट इज, ऐसा यूनिट इज मीटर क्यूब। वॉल्यूम जैसे अब कभी कभी होता है कि छोटी सी कुछ कंटेनर है तो उसकी सेंटीमीटर क्यूब में भी लिखते हैं, बट ऐसा यूनिट इज मीटर क्यूब, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है वो कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस है, तो ऐसा ही यूनिट है आपकी मीटर क्यूब, और CGS यूनिट बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन इन जनरल जैसे कभी आप मिल्क, हाँ मिल्क मैन क्या चाहते हो, तो वो जो आपको यूज मतलब ऐसा देते हैं कि हाँ 1 लीटर दूध दे रहे हैं या फिर आपको 500 ml ऑफ दूध दे रहे हैं, तो मिल्क दे रहे हैं, तो उसमें कैसा है कि वो उनके पास जो रहते हैं ना कंटेनर, जैसे वो मिल्क देते हैं उसकी कैपेसिटी उनको पता होती है कि यहाँ पे 500 ml है, तो हम ऐसे जनरल में वॉल्यूम के लिए ml या फिर लीटर्स भी यूज करते हैं, ठीक है, ये भी यूज करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट इज मीटर क्यूब, ओके। Proceeding towards the next thing, that is density. So density is like, एक सेकेंड, डेंसिटी, हाँ डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डेंसिटी इसलिए हमको सब्सटेंस की पता होनी चाहिए, जिससे अपने को पता चलता है कि यार इसमें अपन कितने, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इसमें कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा, मतलब कितना मास आ जाएगा सब्सटेंस का, ठीक है। सो डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है जो आप सबको हमेशा से आता होगा, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसी हिसाब से जो डेंसिटी की आपकी यूनिट है दैट कम्स आउट टू बी kg, और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। सो डेंसिटी की यूनिट है kg पर मीटर क्यूब, इसकी SI यूनिट है, इसकी CGS यूनिट जो मतलब एक और यूनिट चलती है दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब आप मास ग्राम में मेजर कर रहे हो और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि डेंसिटी की CGS यूनिट क्या है, ओके। सो दिस वॉज अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको डेंसिटी से पता चलता है कि यार कोई भी सब्सटेंस वाटर में फ्लोट करेगा या फिर उसमें सिंक हो जाएगा। उसके अलावा अपने को ये भी पता चलता है कि हाँ इसमें मतलब सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मर्क्यूरी इज वेरी डेंस, तो यहाँ तक कि आयरन तक मर्क्यूरी में फ्लोट कर जाता है क्योंकि आयरन की डेंसिटी मर्क्यूरी से कम होती है, ठीक है। सो लाइक डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, लाइक कभी आप जो कोई भी सब्सटेंस है ना, तो उसका मास अलग हो सकता है, उसकी वॉल्यूम अलग हो सकती है। जैसे सपोज मैंने एक आयरन की नेल ली, तो उसकी जो खिल्ली रहती है उसका तो मास भी कम होता है, उसकी वॉल्यूम भी कम ही होती है। लेकिन अगर आप एक बड़ा सा आयरन का कंटेनर ले रहे हो तो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका मास भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन वन थिंग दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी से अपने को, डेंसिटी इज लाइक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसमें ये मैटर नहीं करता कि वॉल्यूम ज़्यादा है या मास ज़्यादा है। डेंसिटी अगर एक मैटर है तो उसकी फिक्स्ड ही होगी, अगर वो कोई भी शेप में हो। मतलब जैसे अगर मैं कोई भी, हाँ जैसे एग्जांपल आयरन का ही लिया, नेल थी और एक बड़ा कंटेनर था, लेकिन है तो सब्सटेंस आयरन, तो उसकी डेंसिटी सेम होने वाली है। सो डेंसिटी इज लाइक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपको डेंसिटी इसलिए पता चलती है क्योंकि इससे ना आप जो एलिमेंट है या फिर जो भी आपके पास मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर होती है कि अच्छा ऐसी होगी इसकी प्रॉपर्टी, ये डेंस है या फिर ये कम डेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज लाइक डिग्री ऑफ कूलनेस और हॉटनेस, या फिर डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस जो बोलते हैं। सो टेम्परेचर आप सबको पता ही है, इसकी SI यूनिट है केल्विन, कैपिटल K से डिनोट करते हैं। एंड देर आर 2 मोर यूनिट्स जो काफ़ी चलती है, दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है।
टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इन सब के बीच में कुछ रिलेशन भी होता है, तो हम रिलेशन देख लेते हैं। और टेम्परेचर तो आपको पता ही यार कि क्या होता है, जैसे अपनी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये रिलेशन होता है कि डिग्री सेल्सियस में जब आप 273 ऐड करते हो तो आपको केल्विन मिलता है। लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है। सो दिस वाज रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। वैसे एक रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, मतलब डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू F डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस। अगर आपको कन्वर्ट करना हो कभी, सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अब वैसे करके आप केल्विन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन निकाल लेना। मतलब यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें से आप डाल दो K माइनस 273 इसकी जगह, तो आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक जनरल सी थोड़ी ऐसी बात जनरल नॉलेज का, एक ऐसा पॉइंट होता है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए सेम होता है। मतलब जब आप इनके ग्राफ्स प्लॉट करोगे ना कभी, तो वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड दैट टेम्परेचर इज, अगर जिसको आता है तो पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं ज़रूर चेक करूँगा। लेकिन अगर जिसको नहीं आता है तो उसके लिए अपन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या बोला, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम है, एक ऐसा टेम्परेचर की वैल्यू जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम है। सो अपन कंसिडर कर लेते हैं कि वो वैल्यू x है। सो x/5 इज इक्वल्स टू x माइनस 32/9। नाउ इट्स अ लीनियर इक्वेशन, आप सॉल्व कर लो। 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो ये आपको हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 5। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4 8 जा। सो योर टेम्परेचर इज माइनस 40 डिग्रीज। माइनस 40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट भी सेम होता है और सेल्सियस भी सेम होता है, ठीक है। नाउ वी आर ऑन द साइंटिफिक नोटेशन। जैसा कि अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिया था कि साइंटिफिक नोटेशन इज बेसिकली कोई भी अगर आपके पास नंबर है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। कोई भी आपके पास नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन जो सब लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है कि हमको अगर सपोज आपके पास द स्पीड ऑफ लाइट जो कि बहुत ज़्यादा है, तो अब आप उसको हर बार से लिखोगे क्या कि वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और ये तो मैंने किलोमीटर पर सेकंड में लिखा। अगर आप मीटर में करोगे तो आपको 3 zeros और ऐड करना है। तो इसके लिए हमने डिसाइड किया है कि जो आपका m होगा वो m बेसिकली आपका 1 से 9 के बीच में होगा, ठीक है। लाइक अगर आपके पास है 0.18 तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, आपको ये गलत है। आपको इसको ऐसे नहीं, आपको लिखना है 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1, तो आपको समझ में आएगा, ओके। और ये जो n है, n कैन बी, n इज लाइक इंटीजर, वो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे सपोज 3 है, सो 3 भी तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है एक तरह से, मतलब 3 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻�0, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यूजुअली क्या होता है केमिस्ट्री में, जब हम मतलब रिएक्शंस करवाते हैं तो हमको कभी कभी बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत कम क्वांटिटी में सब्सटेंस लेना पड़ता है। जैसे मेरे को सिर्फ मिलाना है 0.003 ग्राम, ठीक है, ये ऐड करना है मेरे को। मतलब ये तो जब बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सो मतलब कभी कभी कुछ सब्सटेंस अपने को बहुत छोटी क्वांटिटी में ऐड करना होता है, तो उसके लिए फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 0.003 ग्राम से, तो मतलब 1 2 और 3 जगह से मैं डेसिमल को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। सो ये होता है स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन, ये आपने पहले भी मैथ्स में कभी पढ़ा होगा। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू गाइज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपको फिजिक्स में भी सिखाएंगे। ये रूल्स मैंने एज इट इज़ एनसीईआरटी से पढ़े और मुझे उसकी लैंग्वेज बहुत इजी लगी, तो मैंने एनसीईआरटी बुक से ही ले लिया। तो जब आप एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास अभी है, आप लेक्चर देखते देखते एनसीईआरटी बुक अगर फॉलो कर रहे हो, तो आप उस पेज पे आ जाओ, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई विल गो विद द फर्स्ट पॉइंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी नॉन जीरो डिजिट्स आपकी 1 से लेकर 9 तक की, वो सारी सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर, देर आर ऑल 3 सिग्निफिकेंट, तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद 0.25 ml, देर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 और 5 सिग्निफिकेंट है। मतलब देखो यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर हो गई कि अगर कोई नंबर है, मतलब दैट इज बिटवीन 0 and 1, कोई नंबर है 0 and 1 के बीच में, तो अपन उसको कैसे लिखेंगे 0.87 या 0.5052 ऐसा करके जो भी है। तो इसमें ये वाला जो 0 है ना, ये अपन सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे जो आपके 2 नंबर्स है, या फिर देखो सबसे पहली बात, जो भी आपके नॉन जीरो नंबर्स है वो तो सिग्निफिकेंट होते ही है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ये बात समझ में आ गई। नाउ विल कम टू सेकंड पॉइंट, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगी आपको। सेकंड पॉइंट इज
zeros preceding to the first non-zero digits are not significant. Zeros preceding to the first non-zero digits are not significant. Such zero indicates the position of decimal point. ठीक है, like 0.03 has one significant figure and 0.0052 has two significant figure. मतलब just decimal के बाद वाले zeros है, मतलब 0.00 और फिर यहाँ पे अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो हम इनको सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, लेकिन इन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, सो दिस वाज सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे और हाँ गाइस, यहाँ पे हमेशा आपका 0.0 होना चाहिए तो है. जैसे अगर यहाँ पे आपका 2.0 हो गया तो फिर आई थिंक ये दोनों भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, तो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाले जो 2 जीरोज है हम इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं एज ए सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, अब एक और चीज़ ध्यान रखो, अगर यहाँ पे 205 होता है ना तो भी ये मतलब सिग्निफिकेंट होता, क्योंकि यहाँ पे इन्हें क्या बोला है, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. इन्होंने डेसिमल का कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो इसमें भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे. ओके, तो जो भी जीरोस कभी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, मतलब अपने नॉर्मल या नेचुरल नंबर के बीच में जो जीरो है ना, उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं. ठीक है, दिस वाज योर थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of decimal point. ठीक है, अब यहाँ पे 0.200 है, has 3 significant figures. अब वो 3 कौन से होने वाले, तो हमने ये तो देख लिया था कि अगर पॉइंट के इधर लेफ्ट साइड में कोई भी अगर नंबर 0 है तो हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करेंगे. ठीक है, ये 2 है तो सिग्निफिकेंट होगा. और इस पॉइंट पे अपने को ये पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट अगर कोई जीरो, अगर यहाँ पे कोई नंबर है और उसके बाद में आ रहा है राइट साइड ऑफ दैट नंबर, दैट आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे. ओके, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर का ये वाला पॉइंट आ गया. बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट. हाँ ठीक है, जैसे अगर आपके पास नंबर 100 है तो इसमें सिर्फ एक वो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 1 है, वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट figure. ठीक है, such but 100 point has 3 significant figures and 100.0 has 4 significant figures. ठीक है, so like आपके पास नंबर था 100.01. ठीक है, so अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो ये आपका 0 है 100 point has 3 significant figures and 100.0 has 4 significant figures. तो यहाँ पे आपका ये जो सारे हैं ना ये सिग्निफिकेंट रहेंगे, क्योंकि देखो ये जो जीरोज है ये तो नंबर के बाद में आ रहे हैं. ओके, और ये वाला जो 0 है इसके पास में एक नंबर है तो हम इसको सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे. ओके, लाइक अब नेक्स्ट आप इसमें ना 100.0 को एग्जाम्पल हो, 1 को मतलब तो आप कंफ्यूज होंगे. अगर आपके पास 100.0 है तो ये सारे सिग्निफिकेंट है. ओके, दिस ऑल आर सिग्निफिकेंट वैल्यूज. उसके बाद में वी कैन एक्सप्रेस 100 एज 1 into 102 फॉर 1 significant figure, 1.0 into for 2 significant figures and 1.00 into 102 for 3 significant figures. ओके, ठीक है, सो ये वाला पॉइंट इज लाइक अगर आपको 100 को 1 मल्टीप्लाइड बाई 102 करना है फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर आपको चाहिए तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो. अगर आप मतलब जैसे है तो ये 1 ही, यहाँ पे भी ये 1 ही है, यहाँ पे भी 1 पॉइंट मतलब है तो 1 ही, लेकिन अगर अपने को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज करना है तो फिर हम यहाँ पे से 1.0 जब मैंने कर दिया तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए. जब मैंने 1.00 कर दिया तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए. सो लाइक अगर आपको वो डिपेंड करता है. हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आई वांट आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फिर आपको एक्सप्रेस करना रहता है इस वे में. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, counting numbers of object. For example, 2 balls or 20 eggs have infinite significant figures as there are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal. ठीक है, हाँ दूसरी बात बिल्कुल सही है. जो भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, जैसे मतलब काउंटिंग में आप यूज़ करते हो, जैसे अगर सपोज आपके पास, हाँ इन्होंने बॉल्स का एग्जाम्पल दिया है, एक्स का एग्जाम्पल दिया है, और आपके पास पेंसिल्स है, यू हैव 5 पेंसिल, सो मैं उसको 5 या फिर 5.0 भी लिख सकता हूँ, 5.00 भी लिख सकता हूँ, 5.00000 भी लिख सकता हूँ. सो ये आपके होते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ. तो गाइज राउंडिंग ऑफ तो आपने बचपन में पढ़ा था, लेकिन थर्ड पॉइंट आपको थोड़ा सा हिला देगा क्योंकि ये बचपन में नहीं पढ़ा था आपने. अपन देखते हैं द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इफ मोर देन 5. हाँ ये तो सिंपल है, अगर आपको 1.3856 को जब करना है कन्वर्ट तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 1.39 में, क्योंकि यहाँ पे 6 है एंड 6 इज ग्रेटर देन 5. ओके,
लाइक गाइज इसको ईजी करने के लिए जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है 1 पॉइंट नहीं आएगा 18936 जो भी है, अगर जो आपका इसको आपको देखनी है इसकी यूनिट प्लेस, मतलब जो आपकी वंस डिजिट है आप उसको देखो। अगर आपकी वंस डिजिट जो आपकी वंस डिजिट है लेट इट बी x, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो राउंडिंग ऑफ में आपको पता है कि वो वाला नंबर हट जाएगा और जो उसके आगे है उसमें अपन +1 कर देते हैं, ठीक है। मतलब दिस वेरी सिंपल यार, 1.386 है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा 1.39 में, ठीक है। अब अगर जो वंस प्लेस पे नंबर है वो 5 से कम है, इफ इट इज लेस देन 5, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला नंबर इसको हटा देते हैं और इसमें कोई चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4.334, अब जो 4 है दैट इज लेस देन 5, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे सो दैट विल बी 4.33, क्योंकि जो आपकी यूनिट प्लेस है और वो जो नंबर है वो 5 से कम है, ठीक है। नाउ लास्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज अबाउट 5 नंबर प्रीसीडिंग। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अपन एग्जाम्पल से मतलब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपके पास 6.35 है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 6.4 पे, लेकिन अगर आपके पास है 6.25 तो ये राउंड ऑफ होगा 6.2 पे। द रीज़न इज जब भी यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो आपको उसके आगे वाले डिजिट भी देखनी पड़ती है। अगर उसके आगे वाले डिजिट ऑड है तो ये आपको आगे मतलब इसको कंसिडर करना है कि वो मतलब 5 से ग्रेटर टाइप है, मतलब आप इसको आगे वाले डिजिट में +1 कर दोगे, ओके। और अगर यहाँ पे आपके पास 5 है और उसके पहले वाली मतलब जो 10 उसके जस्ट राइट लेफ्ट वाली पोजीशन पे जो नंबर है अगर वो इवन है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है वो डायरेक्टली हट जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट राउंडिंग ऑफ। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम देखने वाले 5 लॉज जो आपका कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसको गवर्न करते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज वेरी इजी एंड द लॉ सेज mass of reactant is always equal to mass of product. In other words we can say mass can neither be created nor be destroyed, मतलब जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट का मास होगा वही आपके प्रोडक्ट का मास होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यू हैव टेकन कार्बन और ऑक्सीजन, यू हैव प्रोड्यूस CO2। अगर आपके पास 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन था इन इनिशियल, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के जस्ट पहले, यू हैव लाइक 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड देन यू हैव फॉर ऑक्सीजन यू हैव ऑक्सीजन का 16 देन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास, एंड देन और यहाँ पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियल स्टेट मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है उसके पहले हो जाएगा 0 ग्राम, ठीक है। सो आपके पास अभी जो आपका टोटल मास है, मतलब यहाँ पे टोटल मास कैलकुलेट करो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज अभी कितना है 44, ओके। यू हैव 44 ग्राम्स। बीच में कई रिएक्शन में मतलब रिएक्शन जब आधा हो चुका है, यहाँ पे आपका जो 1 मोल मतलब कार्बन है उसमें 6 ग्राम बचा है, आपके यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी यूज होके 16 ग्राम हो गया है। सो यहाँ पे कितना हुआ 6 + 16 दैट इज 22, और टोटल मास आपका 44 है तो यहाँ पे 22 ग्राम रहेगा। मतलब ये तो मैंने कैलकुलेट करके बताया, बाकी अगर आप ऐसे भी देखो कि अगर आपके पास 1 मोल कार्बन था वो आधा यूज हो गया, ऑक्सीजन आपके पास जो है वो भी आधा यूज हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी टोटल प्रोड्यूस होने वाली है उसकी मतलब आधी ही प्रोड्यूस होगी। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास रहता है 44 ग्राम, तो यहाँ पे वो 44 ग्राम प्रोड्यूस होने वाली थी, लेकिन एज यहाँ पे सब हाफ रिएक्टेंट यूज हुए तो हाफ प्रोडक्ट ही बना होगा, तो यहाँ पे 22 ग्राम ही आने वाला है, ठीक है। लाइक अब फाइनल कंडीशन जब रिएक्शन खत्म हो गया होगा, इन फाइनल कंडीशन यू हैव 0 ग्राम एंड फाइनली 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होगा। जब आप टोटल मास देखेंगे तो इनिशियल स्टेट में दैट वाज 44, इन द मिड इट इज अगेन 44 एंड एट लास्ट ऑल्सो इट इज 44, मतलब जो मास है दैट विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कभी आप बना नहीं सकते हो, ना ही आप मास को निकाल सकते हो, मतलब मास कैन neither be created nor be destroyed, it will remain constant throughout the chemical reaction. Now the next thing, law of definite proportion. In a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight, ठीक है गाइस। तो लाइक अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CO2 है या आपके पास H2O है, तो इसमें जो आपका कार्बन है और ऑक्सीजन है वो किस मास में रिएक्ट करे है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव 1 एटम, मतलब आपके पास समझ लो कि 1 मोल ऑफ कार्बन ने रिएक्ट करा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, ये फिक्स होता है। लाइक अगर आप ऐसा सोचो कि आपके पास 100 ग्राम कार्बन है एंड यू हैव 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है,
सो यहाँ का जो 1 मोल है पहले 12 ग्राम आएगा एंड देन इसका 32 ग्राम, वो रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंडली फिर यहाँ से 12 ग्राम और आएगा, यहाँ से 32 ग्राम आएगा एंड इट विल फॉर्म 1 मोल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कार्बन का अमाउंट ज़्यादा है तो यार ज़्यादा कार्बन रिएक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑक्सीजन से, ऐसा नहीं है। ये जो मास, जिस मास में एलिमेंट्स रिएक्ट करके कंपाउंड को फॉर्म करेंगे दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर ऑल द कंपाउंड्स, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे आपके पास H2O है तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ लाइक 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। मतलब यहाँ पे आपका एक ही ऑक्सीजन एटम है 16, हाइड्रोजन 2 इसके लिए 2 ग्राम्स और ये फिक्स है। भले अगर अब यहाँ पे आपके पास 10 ग्राम भी हाइड्रोजन क्यों ना हो, ये फिक्स है कि 2 ग्राम ही 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो उतना ही करेगा, वो ज़्यादा हो या कम हो। अगर कम होगा तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो पर तो भी जितनी रिक्वायरमेंट है, जो अमाउंट फिक्स्ड है वही रिएक्शन में जाएगा। अदरवाइज जो जितना आपका बच रहा है, सपोज 10 ग्राम था उसमें 2 ग्राम बचा, 8 ग्राम आपका जो हाइड्रोजन है दैट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। The next thing, third law, that is law of multiple proportion. So if you have two elements that can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन समझने में काफ़ी इजी लगेगा, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ बेस्ट थिंग एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसने रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस किया, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट किया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से और 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस किया। लाइक यहाँ पे देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हुआ है, ठीक है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो मैंने बोला था कि फिक्स्ड ग्राम मतलब फिक्स्ड मास रहेगा एलिमेंट्स का तभी वो रिएक्शन शो करेंगे, तो फिक्स रिएक्शन हुआ। उसके बाद में जो सेकंड रिएक्शन है, जैसे मतलब फर्स्ट एक रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फिर एक और कंपाउंड होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो उसके रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो उसमें भी जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ये फिक्स्ड है। मतलब अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को तो फॉलो करना है, और यहाँ पे आपके पास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी करेंगे तो 34 ग्राम ऑफ ये बनेगा, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने 2 लॉस को देखा। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है जो 2 रिएक्शंस में आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है जो दोनों रिएक्शन में आ रहा था, अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन है जो दोनों रिएक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन का जो मतलब हाइड्रोजन को अगर मैं फिक्स रखूँ तो जो ऑक्सीजन जितना रिएक्ट कर रहा है जो उसका रेशियो है वो हमेशा सिंपल होल नंबर में आने वाला है, मतलब वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। लाइक जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे मतलब 2:16 के रेशियो में रिएक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे 2:32 के रेशियो में इसने रिएक्ट किया। तो अब अगर मैं हाइड्रोजन का फिक्स रख रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैं नहीं देख रहा हूँ, 2 कांस्टेंट है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो जो ऑक्सीजन का रेशियो जितना रिएक्ट करा दैट इज 16:32 और वो आपको सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 1:2, सिंपल होल नंबर्स में आने वाला है। ये बोला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। लाइक इफ आई हैव NO2 एंड इफ आई हैव N2O, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन था और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था। यहाँ पे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन था एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था। तो यहाँ पे रेशियो हो गया आपका 14:32 और दूसरे केस में आपका रेशियो हो गया 28:16। तो अब मेरे को इसका फिक्स मास रखना है नाइट्रोजन का, तो मैं इन दोनों रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा 28 64, ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करने पे। सो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया 28। अब जब का ऑक्सीजन का रेशियो है मतलब आप 64:16 लोगे तो सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 4:1, वो आने वाला है सिंपल होल नंबर में। अब गाइज अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो इस लाइक कि इन दोनों में जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है, लाइक नाइट्रोजन को तो अगर मैं फिक्स कर दूं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स ही वैरी कर रहे हैं और वो एक दूसरे के मल्टीपल ही होने वाले हैं। लाइक अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो 16 ग्राम आएगा, 2 मोल्स है तो 32 आएगा, 4 है तो 64 आएगा। तो जब आप इनका रेशियो लोगे तो ये एक दूसरे के मल्टीपल्स ही है, तो सिंपल होल नंबर में ही आना है ना। सो इट्स लाइक कि वो एलिमेंट तो सेम है ना, उसका अगर मोल 1 हो, 2 हो, 3 हो, आप मास जब निकालोगे वो टेबल के ही होंगे। मतलब अगर ऑक्सीजन है तो 16, 32, 48, 64 ऐसे करके आने वाला है, 80 दैट गोज ऑन। तो जब भी आप इनका रेशियो निकालोगे दैट विल कम इनटू सिंपल होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है गेल-यूसेक्स लॉ। गेल-यूसेक्स लॉ थोड़ा गैसेस के ऊपर है, जब हम गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तब इसको वापस डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वापस देख लेते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है, प्रोवाइड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो अब 2 चीज़ हम देखते हैं यहाँ से, मतलब एक इंट्यूशन मिलता है जब हम गैसेस की स्टडी करने वाले हैं। तो पहली चीज़ गैसेस के केस में हम वॉल्यूम देखते हैं, मतलब जैसे जब
H2 और O2 रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो हम इसको यूजुअली ग्राम की जगह ml वगैरह में लिखते हैं, तो उससे हमको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि गैसेस के केस में हम वॉल्यूम ज़्यादा देखते हैं, पहली चीज़ हमने देखी। दूसरी चीज़, जब भी गैसेस की रिएक्शन हो तो उसमें अपने को प्रेशर और टेम्परेचर को स्टडी करना पड़ता है कि यार प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि आप जब गैसेस में पढ़ोगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो उसमें से रहता है कि कोई चीज़ आपको कांस्टेंट रखनी पड़ती है, या आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो या आप प्रेशर को कांस्टेंट रखो, तभी आप गैसेस की प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और ये तो अपना जनरल डिस्कशन हो गया। अब देख लेते हैं गेल-ल्यूसिक्स लॉ को। गेल-ल्यूसिक्स लॉ में उन्होंने बोला है व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि 2 ml ऑफ हाइड्रोजन ने रिएक्ट करा है, 4 ml ऑफ हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया है 32 ml ऑफ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से। सो यहाँ पे क्या होगा, जब आप रेशियो निकालोगे ना, दैट रेशियो कम्स आउट, यहाँ पे 4 नहीं 2 ही लिखो, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ पे जब आप रेशियो निकालोगे ना, दैट विल कम इन अ सिंपल होल नंबर्स। मतलब जो गैसेस की वॉल्यूम भी है, अगर आप इनका रेशियो निकालने वाले हो कि वो किस वॉल्यूम में रिएक्ट करें, उनका रेशियो निकालोगे, तो दैट विल कम इन टू सिंपल होल नंबर। मतलब ऐसे अगर देखा जाए ना, आपको लग रहा होगा कि भाई क्या चल रहा है, ये तो नॉर्मल है सब, तो वो सब नॉर्मल ही है। मतलब एक्चुअली ऐसा है ना कि हम जिस वे में केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, इट्स लाइक कि ये जो लॉज बने वो अब ऐसे है कि यार ये तो होता ही है, तो अपने को बस यही समझना है कि हाँ ये तो होता ही है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एवोगैड्रोस लॉ पे, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज Avogadro's law. Avogadro proposed that the equal volume of all the gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Guys, ये चीज़ like हम आगे जाके पढ़ने वाले एक आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन में इस लॉ ने बहुत हेल्प करी थी आइडियल गैस इक्वेशन को डेवलप करने के लिए। इस लॉ का क्या कहना है कि जब आपके पास इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेज है, ठीक है, आपका सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो अपन कंसिडर कर लेते हैं कि कुछ मेरा टेम्परेचर T है और मेरा प्रेशर P है, ठीक है। ये अपन ने टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट कर दिया। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि जब आपके पास इक्वल वॉल्यूम्स है, सपोज मैंने लिया यहाँ पे 100 ml ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे ले लिया मैंने 100 ml ऑफ हीलियम, ठीक है, और सपोज मैंने एक और ले लिया 100 ml ऑफ हाइड्रोजन। ये सारी गैसेज है 1, 2 and 3, दिस ऑल 3 आर गैसेज। मैंने इनकी वॉल्यूम इक्वल ली है, मैंने प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो उस पर क्या कहना है एवोगैड्रो जी का, उनका ये कहना है कि इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम रहेंगे। मतलब कि अगर हाइड्रोजन के कुछ x मॉलिक्यूल्स है, सो ऑक्सीजन के भी x मॉलिक्यूल्स ही होंगे और हीलियम के भी x मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि यार यहाँ पे तो H2 है, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे He है, तो यार ये 2 एटम है, ये 2 एटम है और ये 1 एटम में, तो मॉलिक्यूल सेम कैसे हुए। तो गाइस, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेंगे, ये इन्होंने बोला है। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे 2He है तो यहाँ पे 2He के एटम्स होंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम है तो आपके पास 2 एटम्स ही होंगे। लेकिन ऑक्सीजन में इफ यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास 4 एटम लेंगे। तो इन्होंने एटम के बारे में कुछ नहीं बोला है, इन्होंने बोला है मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, इन्होंने बोला है मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होने वाला है, ठीक है। सो ये एक कमाल की बात इन्होंने कही थी। सो इसी कमाल की बात पे इस लेक्चर को एंड करते हैं और हम जाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर आपका थर्सडे को आ जाएगा एंड इन दैट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मोलैरिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में, जो बेसिक यूनिट्स है जो आपको आगे केमिस्ट्री में पूरे टाइम काम आने वाली है। सो जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल, सो स्टे ट्यून्ड विद इट। और आज का लेक्चर आपको जैसा भी लगाओ, सेम कमेंट एंड गिव दिस वीडियो थम्स अप and see you in the next lecture. Thank you.